नमस्कार मित्रों, आज के इस चैप्टर में हम करेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश। इससे पहले हम अध्याय फर्स्ट में हमने मेवाड़ वंश, प्राचीन सभ्यताएं और राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी टॉपिक कवर कर लिए थे। अगर आपको वो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कक्षा 10 के भागों का, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ का राठौड़ वंश जो है वो जैसे मेवाड़ और वागड़ प्रांत जो थे और वहाँ पर दक्षिण पश्चिम में गुहिलों का शासन था, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में राठौड़ों के राज्य स्थापित हुए थे। जैसे जोधपुर और बीकानेर का जो रीजन है वहाँ पर राठौड़ों का शासन स्थापित हुआ था। इनकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में इनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत प्रचलित है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। हिरण्यकश्यप जो राजा हुआ था उसकी संतान मानते हैं राठौड़ों को। फिर है जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा है, और दयालदास इन्हें सूर्यवंशी बताता है और इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान भी बताता है। नैणसी ने इनको मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा का बताया है, और वहीं कर्नल टोड ने राठौड़ों को वंशावलियों के आधार पर सूर्यवंशी माना है। अगर जो राठौड़ों में प्रसिद्ध बात करें तो जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। राठौड़ों का आदि पुरुष हमेशा पूछा जाता है कि राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन था। वो था सिंहा, जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा जो था वो केवल मारवाड़ के छोटे से एक भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया था। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो की थी, लेकिन पूर्ण रूप से उसे राज्य को व्यवस्थित नहीं कर पाया था। राज्य को व्यवस्थित करने का काम किया था राव चूड़ा ने 1394 से 1423 तक। अपने साहस और कूटनीति से राव चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार किया था, और राठौड़ों की राजधानी को बनाया जाता है मंडोर को, जो कई वर्षों तक मंडोर जो थी राठौड़ों की राजधानी रही। मंडोर पर अधिकार करने के अलावा इसने आसपास के खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया था। लेकिन राव चूड़ा की पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से 1423 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। इनकी पत्नी चांद कंवर जो थी वो जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाती है। ठीक है, ये प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी चांद कंवर चांद बावड़ी का निर्माण करवाती है। नेक्स्ट शासक देखते हैं राव रणमल 1427 से 1438। अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर ये जो राव रणमल जो थे वो मेवाड़ चले गए थे, और वहाँ पर अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करते हैं। और आपको पता होगा राणा लाखा की कहानी भी प्रसिद्ध है, क्योंकि राणा लाखा के साथ ये रिश्ता नहीं करना चाहते थे, उनके बेटे के लिए रिश्ता लेके गए थे, लेकिन बाद में ये रिश्ता हो जाता है। तो रणमल ने ये शर्त रखी थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोक्कल के मेवाड़ महाराणा बनने तक ये मेवाड़ प्रशासन में रणमल का जो हस्तक्षेप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अंत में हम देखते हैं कि रणमल की 1438 में उनकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से ही मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट शासक है राव जोधा। ये जोधपुर के निर्माता माने जाते हैं। राव जोधा प्रसिद्ध शासक थे, मेवाड़ के रणमल के पुत्र थे ये। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद ये जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित करते हैं, और 1453 में ये मंडोर को जीत लेते हैं। उन्होंने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से भी कर दिया था, और इन्होंने 1459 में जोधपुर नगर बसाया और चिड़ियाटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं, जो प्रसिद्ध है जोधपुर दुर्ग के नाम से। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को भी परास्त किया था, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो राव जोधा को ही जोधपुर का सबसे पहला प्रतापी शासक मानते हैं। नेक्स्ट है राव मालदेव। जोधपुर के प्रसिद्ध शासक हुए हैं राव मालदेव। 1531 से 1562 तक लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, और खानवा के युद्ध में के समय मारवाड़ का शासक इनका पिता जो था
वो था राव गांगा, अर्थात खानवा का युद्ध में ये युवराज राव मालदेव बनकर भाग लिया था इन्होंने अपने पिता राव गांगा के साथ। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की इन्होंने सहायता भी की थी। 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया था। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह करते हैं और जो उमादे है वो रूठी रानी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुई होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे प्रसिद्ध है। मालदेव का ससुर और उमादे का पिता राव लूणकरण जो था वो मालदेव की हत्या करना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी और इस घटना के कारण मालदेव और उमादे के संबंध बिगड़ गए थे और उमादे बाद में रूठकर तारागढ़ में रही और तारागढ़ में ही आजीवन इन्होंने निवास किया और इसी वजह से इतिहास में इनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर भी आक्रमण करके उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था 1542 में। विरमदेव व राव जेतसी शेरशाह की शरण में चले गए थे। बाद में 1539 से 40 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं जब भटक रहा था तो मालदेव ने हुमायूं को संदेश भी भेजा था कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन दोनों में आपसी अविश्वास की कमी से एक दूसरे के साथ आगे नहीं मिल पाए और उसका परिणाम ये हुआ कि हुमायूं भी हारता है और बाद में शेरशाह के हाथों मालदेव की भी हार होती है। 1543 से 44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह ने धूर्तता से मालदेव और उसके सेनापतियों में अविश्वास उत्पन्न किया, जिसकी वजह से मालदेव ने मैदान छोड़ दिया और इनके सेनापति मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कूपा, ठीक है, जेता और कूपा, इन्होंने जनवरी 1544 में ग्रीष्ममेल युद्ध में शेरशाह से युद्ध किया और ये इतना अच्छा युद्ध, भयंकर युद्ध था जिसके कारण शेरशाह को यहाँ तक कहना पड़ा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि जेता और कूपा पूरी वीरता के साथ लड़े थे। हालांकि मालदेव ने इनका साथ छोड़ दिया था, फिर भी जेता और कूपा ने ये युद्ध लड़कर अपना नाम अमर कर लिया था। नेक्स्ट है शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का लास्ट काल था जब जोधपुर का स्वर्णिम काल आता है। राव चंद्रसेन के बाद का जितना भी मारवाड़ वंश का शासन है वो मुगलों के अधीन ही आता है। इससे पहले का जो शासन था, चंद्रसेन तक का शासन जो है वो मुगलों के अधीन नहीं है। बाकी का जितना शासनकाल है वो मुगलों के अधीन ही हो जाता है। चंद्रसेन का जो शासनकाल है वो महाराणा प्रताप की तरह पूरा संघर्षमय शासनकाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1562 से 1581 राव मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया था और अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी वो खुश नहीं था, इसलिए उसे भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः उत्तराधिकारी बनता है चंद्रसेन, जो मालदेव का उत्तराधिकारी बना और वो तीसरा पुत्र था। लेकिन चंद्रसेन के लिए यही सबसे बड़ी बाधा थी कि उसके दोनों जो बड़े भाई थे राम और उदय सिंह वो अकबर के पास चले गए थे और अकबर उस समय यही रणनीति अपना रहा था कि आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर राजस्थान के राजपुताना को अपने अधीन कर लेना। और इसी अधीन करने के लिए जब अकबर से संधि करने के लिए दरबार में, जब नागौर में दरबार लगा तो चंद्रसेन भी उस दरबार में गया था, लेकिन हुआ ये कि अकबर का झुकाव ज़्यादा राम और उदय सिंह की तरफ था, उसके दोनों बड़े भाइयों की तरफ था, तो इसलिए चंद्रसेन उस दरबार को बीच में ही छोड़कर आ गया था। इस बात से अकबर नाखुश हुआ। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और जोधपुर पर अधिकार कर लिया 1564 में। 1570 में दोबारा अकबर के नागौर दरबार में चंद्रसेन भी गया था, लेकिन वहाँ भी उसे जब उन दोनों भाइयों की तरफ झुकाव हुआ तो वो बीच में ही आ गया। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। ये प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि अकबर ने बीकानेर के किस शासक को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, अधिकारी नियुक्त किया था? वो था राय सिंह। और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता नहीं मिलने के कारण और गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना भी समाप्त कर दी थी। 1564 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो बदराजुन में समय बिताया,
लेकिन वहाँ पे जब बदराजुन में भी मुग़ल सेना ने चारों ओर से घेराव कर लिया तो वो सिवाना में उसने अपना मोर्चा संभाला। सिवाना का गढ़ जो था वो दुर्गम था। जब चंद्रसेन को पता न लगा तो उसने मुग़ल अधिकारियों और उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज, सूजा और देवीदास जो थे वो चंद्रसेन के साथी थे। उन्होंने मुग़ल सेनाओं को अनेक जगह खूब खदेड़ा था। चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुग़ल शक्ति जब लग गई तो तंग आकर वो रामपुरा की पहाड़ियों में चला गया था। रामपुरा के पहाड़ों में चला गया था। ये जानकर मुग़लों की सेना छोटी होगी और विस्तृत पहाड़ी को घेरना ज़्यादा कठिन होगा। तब बादशाह ने अकबर ने सेना में भी वर्दी कर दी, फिर भी चंद्रसेन उनके हाथ नहीं आया था। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद, काणुजा के पहाड़ों में और वहाँ पर उसने लूट खसोट करनी प्रारंभ कर दी अपनी ही जनता की। ये उसके लिए माइनस पॉइंट था। जब चंद्रसेन ने अपनी ही जनता को लूटना प्रारंभ किया तो उसकी जनता जो थी वो चंद्रसेन से अप्रसन्न हो गई। ऐसी स्थिति में वो मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ चला गया। यहाँ भी मुग़ल सेना ने उसका पीछा किया और वो निरंतर संघर्ष करता रहा मुग़लों से। 1581 में उसकी मृत्यु तक उसने अपना संघर्ष मुग़लों से जारी रखा। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुग़ल शक्ति का सामना करना पड़ा और उसने भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा भी इसे कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी इसे कहा जाता है। फिर है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने 1581 से 83 के मध्य, जब मारवाड़ खालसा था, खालसा मतलब अकबर के अधीन था, केंद्र के अधीन था, तो 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुग़ल से अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया, जो चंद्रसेन का भाई था। दो भाई थे, उदय सिंह और राम सिंह। तो उदय सिंह को, मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने जोधपुर सौंप दिया। उदय सिंह ने इसके बदले में 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई यानी जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया और इन्हीं से, जोधाबाई से ही पैदा हुआ था खुरेम यानी शाहजहाँ, जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ, जिसका नाम था खुरेम। इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इसी विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसब भी प्रदान किया था। ये जब वैवाहिक संबंधों की शुरुआत होती है इनके मध्य, उदय सिंह बाद में गज सिंह के साथ भी वैवाहिक संबंध बनते हैं, फिर जसवंत सिंह भी वैवाहिक संबंध बनवाता है। तो ये कहानी लंबी चलती है इनकी आपसी। और यहाँ पर जोधपुर का जो शासन है या मारवाड़ का जो शासन काल है वो थोड़ा बैकवर्ड में चला जाता है। नेक्स्ट है माराओ, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था और उनके पिता जो थे गज सिंह, ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह के पिता थे गज सिंह, ठीक है। और गज सिंह और खुरेम आपस में रिश्तेदार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गज सिंह जब जहांगीर का बेटा शाहजहाँ यानी खुरेम अपने पिता से विद्रोह करता है तो गज सिंह को भेजा जाता है खुरेम यानी शाहजहाँ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और यही कहानी बाद में दोहराई जाती है जब औरंगजेब के काल में औरंगजेब और दारा सिकों का आपस में उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है, तो धर्मत का युद्ध होता है, तब जसवंत सिंह को भेजा जाता है। इतिहास ने यहाँ पर खुद को दोहराया था। तो ये कहानी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बनती है, आपको याद रखना है। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र गज सिंह का पुत्र जसवंत सिंह, और इधर जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बाद में आता है औरंगजेब। तो ये क्रम आपको याद रखना है। और इनका आपस में रिश्तेदारियाँ भी थी। जसवंत सिंह का जन्म हुआ था 1626 में बुरहानपुर में। अपने पिता जसवंत सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था और गज सिंह की जब मृत्यु का समाचार मिला तो बादशाह शाहजहाँ के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण दिया गया और उसे शाही तौर पर टीका दिया गया। खिल्लत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से उसे सम्मानित किया गया और राजा का खिताब दिया गया और 4000 जात व सवार का मनसब दिया गया। चूँकि उस समय उसकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 और 4000 का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया था। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया था जसवंत सिंह को और 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया।
उत्तराधिकारी युद्ध में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था। दारा का साथ देकर औरंगजेब के विरुद्ध लड़ता है और जसवंत सिंह। लेकिन यहाँ पर 2-3 कहानियाँ राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध है। एक तो जिसमें कासिम खां को मदद करने के लिए भेजा जाता है, किसकी? जसवंत सिंह की। लेकिन कासिम खां औरंगजेब की तरफ मिल जाता है और दारा की पराजय होती है और जसवंत सिंह की भी हार होती है। जसवंत सिंह यहाँ पर लौट आता है जोधपुर में, और जोधपुर लौटने पर उनकी रानी जो थी, उदयपुरी रानी जो थी, जसवंत सिंह के लौटने पर उदयपुरी रानी अपने मेवाड़ परंपरा की रानी थी, जो जसवंत सिंह के लिए किले के द्वार खोलने के से मना कर देती है कि राजपूत या तो मार के लौटता है या विजयी होकर लौटता है। और वो सती होने की तैयारी करने लगी। लास्ट में उसे रानी की मां के द्वारा समझाया गया और जसवंत सिंह ने भी ये कहा कि मैं इस पराजय का बदला लूँगा। और इस पराजय का बदला लेने के लिए अंत में वो औरंगजेब के दरबार में अपने बेटे को भेजता भी है। और यहाँ एक किंवदंती चलती है कि उसके बेटे को औरंगजेब ने एक पोशाक दी थी, उस पोशाक पहनकर जसवंत सिंह का बेटा जो है वो मर जाता है और उसके गम में बाद में जसवंत सिंह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो जसवंत सिंह जब मरता है तो उसकी एक रानी के पेट में 2 पुत्र जो थे, 2 रानियों के पेट में एक पुत्र जो था, वो उनमें एक था अजीत सिंह। और यहाँ से दुर्गादास का उद्भव होता है, दुर्गादास की कहानी प्रारंभ होती है। फिर है बदला लेने के लिए दुर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं। श्यामलदास ने इस कहानी को मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के युद्ध में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव हालांकि कम होता है और उसे 1659 में गुजरात का सूबेदार बना दिया जाता है। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण भेजा जाता है, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिलती। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया और जमरूद में रहने का आदेश दिया गया, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जसवंत सिंह की एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि वो मुगलों के साथ तो था, लेकिन उसका मन जो था वो अभी भी दारा सिकों और अपनी उन रिश्तेदारियों में उलझा हुआ था। तो औरंगजेब के साथ वो उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया और साथ ही औरंगजेब की जो धर्मांध नीति जो थी उसके खिलाफ भी था थोड़ा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो था वो विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में सूरत सिंह, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसीदास आदि प्रसिद्ध है। मुहनोत नैणसी उनका मंत्री था। नैणसिंह की नैणसीरी ख्यात मारवाड़ रा प्रगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की। यहाँ पर मुझे एक चीज़ थोड़ी लगी, इस किताब में राजस्थान बोर्ड की एक किताब है, यहाँ पर इनको दुर्गादास की कहानी भी देनी थी। दुर्गादास की कहानी देते तो अच्छा रहता। इन्होंने मारवाड़ के जसवंत सिंह की कहानी तक, इनके प्रसिद्ध जो शासक थे उन शासकों के मध्य इनको एक दुर्गादास की कहानी भी देनी होती, जो बच्चों को अच्छी लगती और साहस की भावना भी आती। अच्छे काम तो इन्होंने किए नहीं, लेकिन ये थे मारवाड़ के शासक। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें।